हरि ओम मंगलमूर्तये नमः। ओम गणाधिपतये नमः। ओम यदपादपङ्कजध्वाने श्रुतयः श्रुतिमागताः स्पन्दमानाः दिग्देशे ध्याये ब्रह्ममयं गुरुम्। संस्कृतम भारतम से जुड़े समस्त श्रोता बंधुओं, विद्यार्थियों, देवियों, सज्जनों, कल अंतिम क्षणों में नेटवर्क की बाधा के कारण पाठ पूर्ण होते होते रह गया था। चौथे श्लोक की कल व्याख्या हुई थी। आज पांचवें श्लोक पर चर्चा कर रहा हूँ, जो राशियों के स्वरूप के विषय में श्लोक आचार्य ने लिखा है। कल एक प्रश्न आचार्य शंकर के द्वारा उपस्थित किया गया है। उन्होंने कहा कि आचार्य वराह मिहिर की दो रचनाएं जो फलित ज्योतिष से संबंधित हैं, एक तो लघु जातकम और दूसरा बृहद जातकम। लघु जातकम में आचार्य ने मिथुन राशि के काल पुरुष के अंग में स्थापना के समय कहा कि वह दोनों भुजाओं में स्थापित करें, जबकि बृहद जातकम में उरु कहा। तो एक ही आचार्य अपने दो ग्रंथों में अलग अलग बात कैसे कह रहा है? इसका उत्तर सिर्फ यही है कि आचार्य वराह मिहिर ने लघु जातकम में बाहु तो कहा और जो बृहद जातकम में उरुस्थल कहा, वो दोनों समानांतर हैं, दोनों में किसी प्रकार का भेद नहीं है। जैसे मुख कह रहे हैं तो मुख के अंतर्गत आने वाले जीव भी होगी, दांत भी होंगे, आंख नाक कान भी होंगे। अब वो मुख कह दिया तो उसमें सब आ गए। उसी प्रकार उरस्थल में ये सभी ग्रहित हो जाएंगे, भुजा भी उसी में आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि यदि लघु जातकम लिख ही लिया था तो बृहद जातकम की आवश्यकता ही क्यों? क्योंकि उसी में अगर सब आ गया तो बृहद जातकम की विशेषता क्या होगी? और कहा भी गया है कि क्षणे क्षणे यन नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः। रमणीयता तो वही है जहां क्षण प्रतिक्षण कुछ नवीनता आती जाए। तो इस नवीनत्व के कारण बृहद जातकम में बात वही कही जा रही है, क्योंकि भुजा के समानांतर ही उर स्थान है, इसलिए यहाँ मिथुन राशि को उर स्थान में स्थापित करने की बात कही है। अब अगले श्लोक पर ध्यान दें। मत्स्यो घटे मिथुनम सगदम सबीणम चापी नरोस्व जघनो मकरो मृगास्य तौली सस्य दहना प्लवगाच कन्या शेषा सुनाम सदृशाः स्वचराश्च सर्वे। कहीं खचराश्च सर्वे है, कहीं स्वचराश्च सर्वे, दोनों पाठ मिलते हैं, पाठांतर है। तो अब ये राशियों का स्वरूप बताया गया कि किस राशि की कौन सी आकृति बनती है, किस प्रकार की आकृति बनती है, इसको जानना आवश्यक। तो मत्स्य पहला शब्द है, मत्स्य। मत्स्य द्विवचनांत शब्द है, मत्स्य मत्स्य। मीन राशि का स्वरूप सबसे पहले ही कह दिया। मीन का अंत और मेष का आरंभ ही है। मीन मेषयोर बसंतः, और बसंत संपात और शरद संपात ही तो एक प्रकार से देखें तो ये दोनों
विश्वी संक्रांति का भी संकेत करते हैं। इसलिए मत्स्य भी कहा। कुछ टीकाकारों ने मत्स्य से कहा कि मत्स्य अवतार भगवान का स्मरण भी कर रहे हैं। मीन राशि है और इसका जो इसकी आकृति है वो एक मछली के पूंछ में दूसरे मछली का मुख लगा हुआ है। परस्पर दोनों जुड़े तो हैं पर दोनों उल्टे हैं, एक का मुख दूसरी की पूंछ में लगा है। ऐसा जो स्वरूप आकाश मंडल में नक्षत्र मंडलों में दिखाई पड़ता है उसको मीन राशि की संज्ञा दी गई है। उसी को आचार्य वराहमिहिर ने मत्स्यव कहा। और दूसरा घटी, घटी माने कुंभ राशि। एक पुरुष कंधे पर घट रखा हुआ है, घट की आकृति बन रही है पुरुष के कंधे के, उसको घटी माने कुंभ राशि। नई मिथुनम और पुरुष स्त्री का जोड़ा है, उस जोड़े में नई का अर्थ है मनुष्य और मिथुन माने जोड़े से। तो नई मिथुनम एक पुरुष और एक स्त्री, दोनों कैसे हैं, किस रूप में दिखाई दे रहे हैं? तो कहा सगदम सवीणम। एक के हाथ में गदा है, सगदम। एक टीकाकार ने तो कहा गद का अर्थ रोगी होता है, रोग होता है, इसलिए सगदम माने वह पुरुष कुछ रोगी जैसा दिखाई पड़ता, पर यह टीका बहुत ठीक नहीं। सगदा माने गदा के हाथ में गदा लिए हुए पुरुष जैसा वो आकृति लगती है, आधी आकृति। और आधी आकृति सवीणम माने जो कन्या है, स्त्री है जो साथ में पुरुष के, उसके हाथ में बीड़ा है, बीड़ा लिए हुई स्त्री और गदा लिए हुए पुरुष की जो आकृति बनती है वैसी ही आकृति मिथुन राशि की है। चापी, चापी माने चाप कहते हैं धनुष को, धनुष। तो चापी नरोस्व जघन, जो धनु राशि है वो है तो मनुष्य की आकृति का, धनुष लिए हुए मनुष्य खड़ा है जैसे धनुष पर संधान कर रहा हो, इस प्रकार की आकृति नक्षत्र मंडलों को देखने से लगती है। और वो जो आकृति धनुष लिए पुरुष की तरह लगती है वो है धनुष राशि, धनु राशि। और कैसे है? चापी नरोस्व अश्व जघन, लेकिन वो पुरुष हाथ ऊपर से कमर से तो पुरुष की तरह है, लेकिन उसका जो जंघा है, जघन भाग, वह कहा कि अश्व, घोड़े की आकृति का जंघा दिखाई पड़ता है। ये ऐसी आकृति चापी माने धनु राशि की होती है। अब मकरो मृगास्य, मकर राशि मृगास्य है। मृग माने पशु होता है और मृग माने हिरण भी होता है। तो यहाँ हिरण अर्थ ही है, हिरण के जैसा मुख है जिसका, वह है मकर। तो मकर का अगर मुख हिरण जैसा है तो उसको मृग ही राशि कह देते। मकर राशि क्यों कहा? तो कहा मकर इसलिए कह रहे हैं कि जो उसका मुख है ये तो हिरण जैसा अवश्य है, पर नीचे का उसका भाग वो मगरमच्छ जैसा ही है, मकरवत ही है, इसलिए राशि की पूरी संज्ञा मकर कही गई, क्योंकि प्राधान्येन विपदेशा भवन्ति। जो नामकरण किया जाता है वो प्राधान्येन विपदेशा भवन्ति, हमेशा प्रधानता के आधार पर नामकरण करते हैं। तो यहाँ मकरो मृगास्य, मकर राशि का मुख तो मृग की भांति है, पर नीचे का पूरा शरीर मकर की तरह, मकरमच्छ की तरह दिखाई देता है, वो है मकर राशि। तौली, तुला राशि, जैसे कोई तराजू दो पलरे दिखाई दे रहे हो, दो तराजू के पलड़े कोई लिए हुए हो, तो बिल्कुल तराजू ही तौली, उसी लिए तुला शब्द प्रयोग किया गया। सस्य दाना, प्लवगा च कन्या, और कन्या राशि कैसी है? तो प्लवगा, नौका में बैठी हुई कोई कन्या है। कैसी कन्या? जिसके हाथ में सस्य दहना, अन्न की, फसल की बाल जो होती है, अन्न की बालें हैं, लेकिन वह मानो आग लगी हुई है, आग जल रही है, जलती हुई आग हाथ में, अन्न फसल लिए हुए, पौधों को लिए हुए, सस्य माने अन्न,
पौधे युक्त। तो पौधे सहित अन्न तो है, लेकिन वह मानो आग के साथ है। इसलिए कन्या राशि नाव में बैठी हुई कन्या हाथ में आग और अन्न लिए हुए दिखाई पड़ती है। ऐसी आकृति जब देख पड़े तो जान लेना चाहिए कि यह कन्या राशि है। प्लवगा च कन्या। अब बाकी राशियों का कहा, शेषा स्व नाम सदृशा, जैसा जिसका नाम है उसी के अनुरूप उसका स्वरूप है। नाम सदृश जैसे मेष राशि तो आकृति कुछ भेड़े की जैसी दिखाई पड़ती है। कुछ लोग कहते हैं बकरे की तरह आकृति दिखाई पड़ती है। कुछ लोगों ने तो उसका नाम ही मेष की जगह अज नाम कर दिया। अज भी कह देते हैं, लेकिन वो मेष ही प्रधानता से कहा गया। तो मेष राशि का स्वरूप भेड़े की भांति, वृष राशि का बैल की तरह, कर्क की किकड़े की तरह, किकड़ा कुलीर, और सिंह राशि सिंहवत, जो सिंह पशुओं में श्रेष्ठ राजा है पशुओं का, वो सिंह के जैसा सिंह राशि दिखाई पड़ती है। और वृश्चिक राशि तो बिल्कुल जैसे बिच्छू अपना डंक उठाए हुए चल रहा हो, ऐसी स्पष्ट आकृति आकाश मंडल में जब सिंह के, सूर्य सिंह कन्या के होते हैं, तब सूर्यास्त के बाद मध्य आकाश में ये राशि स्पष्ट दिखाई पड़ती है। और फिर बची कौन, तो कहा कि वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ राशि तो घड़ा लिए हुए कहा ही गया। मेन राशि की चर्चा हो गई, शेष राशियों की चर्चा कर दिया। तो सारे इन राशियों के जो स्वरूप कहे गए, इनको हम खुली आंखों से आकाश में देख सकते हैं। यदि कोई स्पष्ट दिखाने वाला हो तो जो छोटे छोटे तारे राशि चक्र में भ्रमण करते हैं नक्षत्र मंडल में, उन तारों की आकृतियों से एक ऐसी आकृति उभरती है जिसको खुली आंखों से हम देखकर समझ सकते हैं कि यह अमुक राशि है। और इसको जानने के लिए बहुत दिनों तक निरीक्षण किया, और निरीक्षण करते हुए आकाश का तब हमारे आचार्यों ने जाना। और कुछ को तो प्रत्यक्ष दर्शन हुए, जैसे योगज प्रत्यक्ष होता है उस प्रकार से योगज प्रत्यक्ष करके हमारे ऋषियों ने राशियों का स्वरूप जाना, और उसे उस जिस आकृति में जो राशि दिखाई पड़ी उसी के अनुसार उस राशि का नामकरण किया। ये राशियों का जो स्वरूप बताया गया, यद्यपि बड़े विस्तार से ये अन्यत्र चर्चाएं हैं, अन्य ग्रंथों में भी विस्तार से मिलते हैं, पर यहाँ आचार्य वराहमिहिर केवल स्वरूप इस रूप में बता करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें विस्तार से अभी फलादेश करना है। केवल इस राशि, एक एक राशि का स्वरूप अगर यही निर्धारित करें, आगे कुछ न कुछ चर्चा करेंगे, हर राशि के स्वरूप पर और विस्तार से प्रकाश डालेंगे, लेकिन अभी षड्बल को भी जानना आवश्यक है। इसलिए वराहमिहिर अब आगे इन राशियों के स्वामियों को बता रहे हैं। अगला श्लोक है, देखें, क्षितिज शीतज्ञ चंद्र रवि सौम्य सीता वनिजा सुरगुरु मंद सौर्य गुरुवश्च गृहांस कृपाः अजमृग तौलि चंद्र भवनादि नवांस विधि भवन समांसकाधिपतयः स्वगृहात् क्रमशः। अब एक एक राशि के स्वामियों को बता दे रहे हैं, ताकि राशि के स्वामी को जान लेने से फलादेश में सुविधा होगी। तो पहले कहा कि क्षितिज, क्षिति पृथ्वी के लिए कहा, और पृथ्वी से उत्पन्न जो है वह है क्षितिज। क्षितिज माने मंगल, मेष राशि का स्वामी मंगल। फिर सित, सित माने शुक्र, मेष के बाद वृष राशि, उसका स्वामी शुक्र। पुनः ज्ञ, ज्ञ माने बुध, तो मिथुन राशि का स्वामी बुध। फिर चंद्रमा, चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी। और फिर सिंह का रवि, सूर्य सिंह का स्वामी। फिर कन्या राशि का सौम्य, सौम्य माने बुध, सोम का पुत्र है इसलिए सौम्य प्रयोग किया जाता है। सोमस्य अपत्यम पुमान इति सौम्य, जो सोम का बेटा है चंद्र का वह है सौम्य माने बुध। तो बुध है कन्या का। और फिर तुला राशि तो कहा सित, फिर शुक्र,
तुला का स्वामी शुक्र। पुनः वृश्चिक राशि, वृश्चिक का कहा अवनिजा, अवनिज पृथ्वी का पुत्र माने मंगल। पुनः सूर्य गुरु, अब धनु राशि का स्वामी सूर्य गुरु माने बृहस्पति। पुनः मकर राशि, मकर का मंद, मंद माने शनि, शनि को मंद भी कहते हैं क्योंकि शनै शनै चरति, बहुत धीमा चलता है पृथ्वी से, उसकी गति धीमी है। यद्यपि सभी ग्रहों की गति एक जैसी है, पर जितनी दूरी पर जो ग्रह है उसके अनुसार उनकी गति मंद पड़ती जाती है, तो शनि को मंद कहते हैं। और यह मकर राशि का। पुनः सौर्य, वही शनि, कुंभ राशि का स्वामी। और अब मीन राशि बची, मीन के लिए गुरुवश्य, और गुरु, गुरु माने बृहस्पति मीन राशि के स्वामी हुए। गृहांशकपा, ये अपने गृह के स्वामी, इन राशियों के स्वामी। और अंशप, जो नवांश आदि होंगे उसमें भी जो जिस राशि को जिसका स्वामी कहा गया उसी प्रकार से उसका स्वामी होगा। अब प्रश्न है कि इन राशियों का स्वामी जो वर्गीकरण किया गया, इसका आधार क्या है? ऐसे तो कोई किसी राशि का स्वामी कह दिया जाए, इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण अथवा तार्किक कोई कारण बताएं। तो इसके लिए हमारे आचार्यों ने जो कहा है वो ये है कि ग्रहों की कक्षाओं को आधार बना करके ही राशियों के स्वामी का बंटवारा हुआ। ग्रहों में सबसे प्रधान ग्रह जो राजा है वह तो सूर्य है, उसके बाद चंद्रमा का कक्ष है। तो चंद्रमा का कक्षा नहीं, चंद्रमा का महत्व है। सूर्य और चंद्रमा दो ही तत्व, जैसा कि कल परसों भी चर्चा किया था कि मूलतः जो वर्गीकरण राशि का हुआ है, राशियों का, उसमें प्रधानता तो दो को ही दिया, क्योंकि होरा में भी यही दो, सूर्य और चंद्रमा। तो ये दो की प्रधानता है। राशियों को जैसे होरा में बांटा वैसे दो भाग करिए, क्योंकि ये सूत्र सर्वत्र काम करेगा। अग्नि सोमात्मकम जगत, और ये दो कालम विधत्ता, माने ये दो की ही प्रधानता है, सूर्य चंद्रमा की, और इन्हीं दो की प्रधानता है जो अग्नि का प्रतीक और सोम का प्रतीक, दो से ही सृष्टि चल रही है। तो पूरी 12 राशियों को दो भागों में बांट दिया। दो भाग में बंटने पर 6 राशि सूर्य के क्षेत्र में और 6 चंद्रमा के। सूर्य मध्य में, अब सूर्य से ऊपर 6 राशि पर्यंत और चंद्रमा से नीचे, माने चंद्रमा ये चक्रवत देखेंगे, चक्र की भांति जैसे चक्र चल रहा है। तो ग्रहों की कक्षा में सूर्य से ऊपर कक्षा बुध की, उधर सूर्य से ऊपर बुध और चंद्रमा से नीचे फिर बुध। कैसे? मकर सिंह राशि है सूर्य की और कर्क राशि है चंद्रमा की, ये दो विभक्त कर दिया अग्नि सोम के कारण। बलवान सिंह राशि है, इसलिए सिंह सूर्य के क्षेत्र में। अब सिंह से ऊपर कन्या और कर्क से नीचे मिथुन, ये दोनों राशि चूंकि सूर्य के समीप बुध है, इसलिए बुध को ये राशियां प्राप्त हुई, कन्या और मिथुन। पुनः कन्या से ऊपर की राशि तुला, और इधर मिथुन से नीचे की राशि देखें तो वह है वृष। ये दो राशियों का स्वामी शुक्र कर दिया गया। फिर तुला से ऊपर देखें तो तुला के बाद वृश्चिक, और इधर वृष से नीचे मेष। तो वृश्चिक और मेष दोनों का स्वामी मंगल, क्योंकि अब शुक्र के बाद मंगल की कक्षा, अब मंगल के बाद बृहस्पति की कक्षा है। तो वृश्चिक के बाद धनु और मेष से फिर बाद में चले मेष के पहले तो मीन और धनु का स्वामी बृहस्पति। और ऐसे ही फिर इधर धनु के बाद मकर, और पीछे से जब चंद्रमा की क्षेत्र में आते हैं तो मीन से नीचे कुंभ। मकर और कुंभ इस शनि का क्षेत्र। शनि की कक्षा सबसे ऊपर नक्षत्र मंडल के बाद, इसलिए शनि के क्षेत्र में मकर कुंभ को मिला। धनु और मीन बृहस्पति के क्षेत्र में, शनि के बाद बृहस्पति। फिर मंगल का क्षेत्र जो वृश्चिक और मेष का हो गया, उसके बाद शुक्र का क्षेत्र तुला और वृष हो गया। उसके ठीक बाद क्षेत्र बुध का वो मिथुन और कन्या। उसके बाद फिर सूर्य का क्षेत्र और चंद्रमा का
क्रमशः सिंह और कर्क राशि। ये 12 राशियां, 12 राशियों के जो स्वामी नियुक्त किए गए या विभाजित किए गए, बताए गए, उसके पीछे यही कारण है। ऐसा जो तार्किक है और इसको वैज्ञानिक भी कहें, ये हमारे आचार्यों की विशेष देन है कि इसी क्रम से राशियों के स्वामियों का विभाजन किया। आगे फिर अब आचार्य वराहमिहिर इसी श्लोक में कह रहे हैं कि अज मृग तौल चंद्र भवनादि नवांश विधि। अब नवांश का वर्गीकरण यही कर रहे हैं, अभी होरा पहले कह चुके। नवांश को देखें तो अज का अर्थ होता है मेष, मृग का अर्थ है मकर, और मृग के बाद फिर कहा अज मृग तौल, तौल माने तुला राशि, और फिर चंद्र भवन माने कर्क राशि। 4 राशियों को कहा कि ये नवांश के क्रम से क्रमशः होते हैं। तो एक राशि 30 अंश की होती है और एक राशि में 9 भाग जब करते हैं तो उसको हम नवांश कहते हैं। एक खंड जो होगा वो 3 अंश 20 कला का होगा, दूसरा खंड 6 अंश 40 कला का, तीसरा खंड 10 अंश का हो जाएगा, चौथा खंड फिर 13 अंश 20 कला का, पांचवा खंड होगा 16 अंश 40 कला का, और जो छठा होगा वो 20 अंश का, सातवां पुनः 23 अंश 20 कला का, आठवां होगा 26 अंश 40 कला का, और 9वां खंड 30 अंश पूरा हो जाएगा। इसी क्रम से नवांश का खंड किया गया। कुल 12 राशियां हैं तो कुल कितने नवांश होंगे? अगर एक राशि में 9 नवांश है तो 12 राशि में 12 9 108 कुल नवांश होते हैं। ये बात सभी ज्योतिर्विद जानते हैं। लेकिन क्रम क्या होगा, किस क्रम से हम चले, तो इसको बता दिया आचार्य ने कि अज मृग तौल चंद्र भवन। अज माने मेष, मेष राशि से आरंभ करेंगे। मेष से ही आरंभ होगा और 9 खंड जब करेंगे तो 9वां होगा धनु, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु। धनु तक मेष के नवांश हो जाएंगे और वृष का नवांश आरंभ होगा तो धनु के बाद मकर, तो मकर से आरंभ होगा, इसी को मृग कहा, मेष मृग। और अब वृष का भी 9 खंड रहेगा और आरंभ हो रहा है मकर से, तो मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या, तो कन्या तक हो गया वृष का नवांश। अब मिथुन का आरंभ होगा तो कन्या के बाद तुला आएगा, तो तुला से मिथुन का नवांश आरंभ होगा, वह भी 9 चलेगा। तो तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन, मिथुन तक हो गया ये मिथुन का नवांश। अब कर्क का नवांश कर्क से ही आरंभ होगा, तो ये भी कर्क से जब गिनेंगे तो मीन पर्यंत हो जाएगा। पुनः जब सिंह का आएगा तो वह फिर मेष से शुरू होगा। इसलिए क्रम यही रहेगा कि जो 12 राशियां हैं, 4 क्रम है, मेष तुला, मेष मकर तुला और कर्क। मेष मकर तुल कर्क के क्रमते हो नवांश, ये क्रमशः नवांश ऐसे होता है। तो मेष का मेष से, वृष का मकर से, मिथुन का तुला से और कर्क का कर्क से। तो सिंह का भी मेष से, सिंह के बाद कन्या का मकर से, और तुला का तुला से, वृश्चिक का कर्क से, और फिर 9 होते जाएंगे। पुनः धनु आया तो धनु का मेष से, मकर का मकर से, और फिर कुंभ का तुला से, और उसके बाद मीन का कर्क से। इस प्रकार से नवांश का वर्गीकरण होता है और यह नवांश परम आवश्यक है, क्योंकि जन्मांग चक्र के साथ जब तक हम नवांश को ठीक ठीक नहीं जानते, नवांश के फलों पर विचार नहीं कर लेते, तब तक फल बिल्कुल ठीक घटित नहीं होता। जैसा कि बाद के भी आचार्यों ने कहा है कि इंदु सर्वत्र बीजाभव लग्नम तु कुसुमम फलम कुसुम प्रदम, और फलेन सदृशोंसस्य, माने सर्वत्र इंदु सर्वत्र बीजाभव, इंदु माने चंद्रमा को, सर्वत्र बीज जानिए, बीज माने मूल वही है चंद्रमा, और लग्नम तु कुसुम प्रभा,
और जो लग्न है ये फूल पुष्प है उसका। लेकिन फलेन सदृशंस्य जो नवांश है यही फल है। तो भाव क्या है? भाव स्वाद इति स्मृतः, जो भाव है वादस भाव ये तो स्वाद है, लेकिन फल तो क्या है? वृक्ष का फल बीज और वृक्ष का महत्व तो फल में ही है। इसलिए नवांश जानना और नवांश का विचार करना परम आवश्यक होता है। यदि नवांश को ठीक ठीक जन्म पत्री में विचार न करें, केवल लग्न कुंडली का विचार किया जाए, तो स्वाभाविक है कि जो फलादेश होता है वह पूर्ण रूपेण ठीक ठीक घटित नहीं होता। तो नवांश को भी आचार्य ने कहा, और इसके बाद अब द्वादशांश का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो द्वादशांश किसे कहते हैं? तो कहा भवन समांश का अधिपतय स्वगृहात क्रमशः, स्वगृहात क्रमशः, अपने घर से क्रमशः द्वादशांश भी जानना चाहिए। तो द्वादशांश क्या होगा? का भवन समांश का अधिपतय, जो कि द्वादशांश माने पूरा 12 अंश, 12 भाग किया जाएगा। 30 अंश को हम 12 भाग में बांटेंगे, तो एक जो खंड होगा वो 2.5 अंश का होगा, क्योंकि 12 कुल 9 खंड होंगे और 30 अंश होते हैं, तो 12 2.5 30 हो जाएगा। इसलिए एक जो अंश होगा वो 2 का वो होगा 2 30 माने 2.5 अंश का, 2 अंश 30 कला। और कैसे होगा? तो वह सबका, चूंकि 12 ही राशियां हैं, तो मेष का आरंभ करेंगे तो 12 माने मीन राशि तक मेष के ही द्वादशांश में आ जाएंगे। और पुनः वृष को आरंभ करें तो वृष राशि का वृष से ही आरंभ होगा, उसमें भी 12 राशि आ जाएंगी। तो 12 राशि कहाँ तक आएंगी? तो मेष वृष से शुरू करेंगे, तो वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन मेष, ये 12वां होगा। मिथुन का मिथुन से, इसी क्रम में सबका अपने क्रम से चलेगा और ये 12 अंश तक होगा। और ये मिथुन का मिथुन से, कर्क का कर्क से, सिंह का सिंह से, सबका अपने अपने ही भाग, इसी को कहा कि समांशक माने अपने अंश में ये जानने चाहिए। तो ये एक तो पहले स्थान बता दिया, किस राशि के कौन स्वामी होंगे, इसको हम स्थान बल कहेंगे। माने कोई ग्रह कोई राशि अपने स्वामी से युक्त है तो स्थान बल है। दूसरा नवांश और होरा जाना, फिर नवांश जाना, और अब त्रिशांश, द्वादशांश के बाद त्रिशांश भी बता रहे हैं। त्रिशांश ये 7वां है, इसको भी जानना आवश्यक है। त्रिंशांश से लगता है कि त्रिंश अंश है, 30 अंश है, और 30 अंश होता भी है, लेकिन जिस प्रकार से इन त्रिंशांश का वर्गीकरण आचार्य वराहमिहिर ने किया, ये क्रम आचार्य यवन का भी है और अन्य आचार्यों को भी ये मान्य है। पाराशर आदि ने भी यही मत स्वीकार किया है, लेकिन कुछ आचार्यों को आपत्ति थी इसमें। एक तो आचार्य हमारे इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आचार्य का नाम था रामयत्न ओझा। आरंभ में जब ये विश्वविद्यालय महामना मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापित किया, और उसमें संस्कृत महाविद्यालय, जो आजकल संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय है, इसका नाम संस्कृत महाविद्यालय रखा था। और जब ज्योतिष विभाग आरंभ किया तो उसमें पंचांग सबसे पहले रखा, और पंचांग विभाग में आद्य संपादक उस पंचांग के रामयत्न ओझा जी थे। रामयत्न ओझा जी ने एक ग्रंथ लिखा फलित विकास, उसमें स्पष्ट किया कि यह जो त्रिंशांश वराहमिहिर ने कहा है, ये यौनों के आकर्षण में आकर के कहा, नहीं तो यह सर्वथा उचित नहीं है। क्योंकि जब हम द्वादशांश में 12 भाग कर रहे हैं और प्रत्येक राशि को एक एक भाग मिल रहा है, तो इसमें त्रिंशांश में 30 अंशों में एक एक अंश में प्रत्येक राशि बांटनी चाहिए। ये ओझा जी का मत है कि एक अंश में एक राशि आवे, भले ही 12 अंश में ही 12 राशि पूरी हो जाए, पर 30 अंश तक 30 होनी चाहिए। ये फलित विकास में उन्होंने विस्तार से कहा है, पर यह मत सर्वमान्य नहीं हो सका।
और जो आचार्य वराहमिहिर का यवन का मत था, ये गर्ग आदि ने भी इसी को स्वीकार किया है और यही मत सर्व प्रसिद्ध हुआ, लोकप्रिय भी हो गया। ओझा जी का मत यद्यपि वह भी तार्किक है लेकिन वो लोक में ग्राह्य नहीं हुआ, और जो लोक जिसको स्वीकार नहीं करता वह बहुत दिन चल नहीं पाता, चाहे कितने बड़े शास्त्र क्यों न हो, बड़े बड़े आचार्य क्यों न हो। जैसे व्याकरण में ही शशांक से शशि बनाते हैं और मृगांक से मृगी भी बनाते हैं, व्याकरण बिल्कुल ठीक ठीक उसको मानता है। शशांक माने चंद्रमा तो शशि माने भी चंद्रमा, इसको तो व्याकरण शास्त्र ठीक घटाता है, व्युत्पत्ति कर देता है और इसको लोक स्वीकार भी करता है। शशांक माने चंद्रमा, शशि माने चंद्रमा, लेकिन मृगांक माने चंद्रमा लोक स्वीकार कर लेता है। मृगांक भी व्याकरण से वैसे ही सिद्ध हो जाता है जैसे शशांक, लेकिन शशांक से शशि तो बन जाता है तो मृगांक से मृगी भी बन जाता है, लेकिन मृगी का अर्थ कभी भी लोक ने स्वीकार हिरणी तो किया पर चंद्रमा के अर्थ में नहीं किया। कहीं भी किसी भी शब्दकोश में कोश ग्रंथों में नहीं मिलेगा कि मृगी का अर्थ चंद्रमा होता है, क्योंकि लोक ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम नाकरणीयम, जो लोक विरुद्ध हो उसको करना भी नहीं चाहिए, उसको जनता स्वीकार ही नहीं करेगी तो हम लाख कहते रहे उसका कोई अर्थ नहीं होता। हाँ, अगर कोई नवीन ज्ञान उद्भूत होता है तो वह समाज उसको स्वीकार करता है, तब वह मत हमेशा के लिए चल पड़ता है। अस्तु, तो यहाँ आचार्य वराहमिहिर ने जिस मार्ग का अवलंबन लिया है इसको प्राचीन आचार्य यवनेश्वर ने कहा था, और वह यवनेश्वर का मत आज भी ज्यों का त्यों सर्वमान्य है। उसी को आचार्य वराहमिहिर समझा रहे हैं। कहा कि त्रिंसांश, ये 7वां श्लोक है, पूज रविज गुरुज्ञ शुक्र भागा पवन समीरण कौर्पजूक लेयाः अयुज युज तू भे विपर्ययस्था शशि भवनालि जशांत वृक्ष संधि। कुज का अर्थ होता है मंगल। अब ये 30 अंश में ही बांट रहे हैं, लेकिन 30 अंशों को 5-5 भाग कर रहे हैं। तो पहला जो उसका खंड होगा वो कुज माने मंगल का, दूसरा रविज, रविज कहते हैं शनि को, रवि का पुत्र है इसलिए रविज, और तीसरा गुरु का खंड होगा, चौथा गुरु के बाद है ज्ञ माने बुध, और 5वां है शुक्र। ये भागा, ये 5 के भाग में त्रिंसांश आएगा। कुज मंगल, रविज शनि, गुरु ज्ञ बुध और शुक्र के भाग में ये 5 विभाग करेंगे। तो 5 विभाग में एक में कितना अंश रहेगा यह भी बताएं। तो कहा कि यह है पवन समीरण कौर्पजूक लेयाः। पवन कहते हैं वायु को, पवन माने हवा। हवा यद्यपि 49 भाई हैं, लेकिन उस वायु को नहीं, जो 5 प्राण हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान, उन 5 प्राणों को यहाँ पवन कहा है। वो भी वायु रूप ही है, प्राण भी वायु रूप है। तो पवन माने 5 और समीरण, समीर माने वायु ही, वो भी 5 है। कौर्प्य, अब यहाँ ये कौर्प्य जूक ले 3 ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो राशियां हैं, और ये राशियां ग्रीक राशियों, ग्रीक राशियों को इसके बाद वाले श्लोक में बता दिया, ग्रीक नाम है इनका। और इस नाम को, राशियों के नाम को देख करके बहुत सारे आचार्य, बहुत सारे लोग, आचार्य कहें या कहें कि जो पाश्चात्य विद्वान हैं, वो कहते हैं कि वराहमिहिर ने तो यूनानियों के ही मतों को ज्यों का त्यों लिया है, और लगता है कि वराह को सारा ज्ञान यूनानियों से प्राप्त हुआ। ये मिथ्या आरोप लगाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसका कारण ये है कि वराहमिहिर ने अपने इस ग्रंथ में जहां तहां ग्रीक नामों को सम्मिलित कर लिया है। ये जैसे आजकल व्यवहार में कोई संस्कृतज्ञ भी कहीं जैसे किसी नाम को, जो अंग्रेजी का नाम है, रेलगाड़ी, टिकट आदि,
अगर टिकट के लिए संस्कृत शब्द न हो और टिकट का ही प्रयोग कर दे तो इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि अंग्रेजों से ही सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। ये ज्ञान तो हर व्यक्ति को अपने ही विधा का, अपनी भाषा का, अपने सनातन परंपरा में, अपने आचार्यों से, अपने गुरुजनों से प्राप्त हुआ। पर शब्द को केवल शब्द बदल जाए, कहीं अन्यत्र का आ जाए, तो इसका अर्थ नहीं हुआ कि उन्होंने ज्ञान भी प्राप्त किया। बराहमिहिर ने जो मेषादि द्वादश राशियां हैं, इनका नामकरण ग्रीक नामों को भी बता दिया है। अगला श्लोक है, उसको पहले जान लें, तभी ये कौर्प जूक ले को समझ पाएंगे। तो वो है क्रियतावुर्जितुम ले, क्रियतावुर्जितुम ले, क्रियतावुर्जितुम कुलीरलेय, कुलीरलेय पाथोन, क्रियतावुर्जितुम कुलीरलेय पाथोन जूर कौर्पाख्याः तौक्षिक आकोकेरो हृदरोग शांत्यः चेत्थम। मेष को क्रिय राशि कहा, ग्रीक नाम क्रिय, क्रिय माने मेष, और वृष को तावुर, टाउरस बन गया अंग्रेजी में, वो तावुर ये ग्रीक नाम है वृष राशि के लिए। और जितुम नाम है मिथुन के लिए, मिथुन जितुम जेमिनी। और कुलीर तो जौ का त्यम यही नाम है, कुलीर कर्क। लेय कहा सिंह को, सिंह राशि का नाम है लेय, ये ग्रीक में है। और पाथोन, पाथोन कन्या राशि को कहा। और तुला को जूक राशि कहा, जूक ये ग्रीक में जूक कहते हैं, यूनानी नाम है। और कौर्प्य वृश्चिक को कहा, कौर्प्य क्या। और तौक्षिक, तौक्षिक है धनु राशि। आको केरु, आको केर मकर को कहा। और हृदरोग कुंभ को कहा। और अंत्यव, ये अंत्यव कहा मीन राशि को। ये नाम है राशियों के। तो जब त्रिंशांश बता रहे हैं और इस त्रिंशांश में पवन समीरण कौर्प जूक लिया, तो पवन तो ज्योतिष में जो ऐसे शब्द आएंगे अंकों का बोधन कराते हैं, उसमें बहुत सारे शब्द हैं जो जिनसे अंक का बोध होता है। तो पवन से 5, समीरण से 5। लेकिन फिर कहा कि कौर्प्य, तो ये कौर्प्य वृश्चिक राशि के लिए ग्रीक शब्द है। तो कौर्प्य माने यहाँ 8 अंक जाने, 8 की संख्या ग्रहण करनी चाहिए। और पुनः जूक, जूक कहते हैं तुला को। तो तुला में 7 अंक होता है, इसलिए फिर 7 अंश। और ले माने सिंह, तो सिंह का 5 अंक। अतः ये जो 5 भाग किया, तो पहले तो 5 पवन समीरण 5 5, फिर कहा कि कौर्प्य 8, जूक 7 और लेय 5। ये 5 भागों में ये 5 अंश 5 विभक्त किए जाएंगे। आरंभ का पहला चरण जो होगा, पहला खंड, वो 5 होगा, दूसरा खंड 5 होगा, तीसरा 8 होगा, चौथा 7 होगा और पांचवा पुनः 5 होगा। तो ये त्रिंशांश में अगर देखें तो 5 अंश, फिर 5 अंश 10 हो गया, 8 18 और फिर 7 25 और पुनः 5 30। यही 30 अंश, इसी को त्रिंशांश कहा। लेकिन यह जो क्रम होगा, इस क्रम में पहले 5 में कह दिया कि कुज माने मंगल रहेगा। कहा अयुज युज तू भे, राशियों में 2 भाग कर लीजिए, अयुज और युज। अयुज कहते हैं जो विषम राशियां, और युज माने जो यू माने जो जुस्त, जुस्त कहते हैं जो सम हो जाते हैं। तो अयुज माने विषम और युज माने सम। तो विषम और सम के क्रम से विपर्यय हो जाएगा। माने प्रथम जो ये बात कहा कि कुज रवि माने पहले मंगल की, फिर रवि माने शनि की, पुनः गुरु की, पुनः बुध की, उसके बाद शुक्र का त्रिंशांश होगा। कितने कितने अंशों तक होगा? तो कहा कि कुज माने मंगल का 5 अंश, और उसके बाद रविज, रविज माने शनि का भी 5 अंश, और फिर गुरु, गुरु का 8 अंश,
और उसके बाद ज्ञ बुध का 7 अंश और फिर जो है शुक्र का 5 अंश, इसको त्रिंशांश जाने कहा। अच्छा, तो ये कहाँ देखें? ये आयुज में देखें, माने विषम जहां विषम राशियों में ये वर्गीकरण करना चाहिए। अयुज भी, युज माने जब समराशियां हो तो विपर्यस्था, इसको विपरीत क्रम कर दें। विपरीत क्रम कैसे होगा? तो विपरीत क्रम कहेंगे कि जो अभी हम कुज रवि गुरु शुक्र भागा, इसको उल्टा कर लीजिए। तो पहले शुक्र का हो जाएगा, फिर ज्ञ माने बुध का हो जाएगा, फिर गुरु का, गुरु तो अपनी जगह रहेगा, क्योंकि जब हम 5 ही करेंगे तो उल्टा सीधा करेंगे, जो तीसरा है वो तो तीसरे स्थान पर ही रहेगा। तो इसलिए सबसे पहले शुक्र का, फिर बुध का, फिर बृहस्पति का और पुनः शनि का, और फिर अंत में ले जाएंगे कुज, कुज माने मंगल का। और इसमें अंश क्या होगा? तो अंशों को भी उसी विपरीत क्रम में सम वाले में जानना चाहिए। जैसे अब सम राशियों में, वृष आदि राशियों में फिर क्या करेंगे? तो वृष राशियों में ले पहले 5 करेंगे, और फिर दूसरे खंड में जूक 7 करेंगे, तीसरे खंड में फिर कौ पे वही 8 रहेगा, और चौथे में 5 और पांचवें में भी 5। इस प्रकार से त्रिंशांश बन जाएगा। त्रिंशांश साधन के लिए ये विधि आचार्य वराहमिहिर ने कही और ये वर्तमान तक चल रही है। इसमें एक बात जो बहुत विशेष बात कह दिया, इसको जानना आवश्यक है। कहा कि शशि भवना अलिझशांत मृक्ष संधे। शशि भवन माने चंद्रमा से, शशि भवना चंद्रमा का भवन माने कर्क, और फिर कहा कि अली, अली का अर्थ है वृश्चिक, और उसके बाद झशांत, झस माने मीन। ये ऋक्ष संधि है। ऋक्ष संधि माने नक्षत्रों की संधि। अब ये नक्षत्रों की संधि क्या है, यह भी स्पष्ट समझना चाहिए। तो नक्षत्र कुल 27 हैं, और इन 27 नक्षत्रों का में 3 जगह संधि हो रही है। संधि माने एक प्रकार से कहें कि 3 जोड़ हो गए हैं नक्षत्रों में, और 3 जोड़ एक कहां से ये आरंभ करेंगे? तो कहा कि जब हम मेष से शुरू करते हैं, अश्विनी से, तो 9 नक्षत्र पूरा होते होते एक चरण पूरा होता, 9 की संख्या पूर्ण हो जाती है, वहां एक संधि होगी, थोड़ी संधि आ जाएगी, फिर 9 18 जब आएगा तो वहां संधि हो जाएगी, और पुनः जब अंत होगा तो वहां संधि होगी। तो अश्विनी से गिनते हैं तो पहली संधि आश्लेषा जहां समाप्त हो रहा है वहां होगी। ये है किसका भवन है? तो ये भवन है शशि भवन, चंद्रमा का भवन। और फिर जो 18वां होगा, मघा से फिर आरंभ करें, 9 नक्षत्र गिने, मघा से ये जरा लगाओ यार, बैटरी लगाओ, डाउन हो रही क्या? हेलो बोलो। एक सेकेंड, मैं कह रहा था कि इसमें मैं चार्ज लगा तो नहीं तो कल आ जाएगा। शशि भवन, चंद्रमा के भवन से अली माने वृश्चिक, और उसके बाद मीन तक ये वृक्ष संधि हो रही हैं, नक्षत्रों की संधि।
तो अब नक्षत्रों की संधि में देखें तो मैं कह रहा था 9 पर जहां पूर्ण होता है वहां एक जोड़, हल्का जोड़ होता है, इसको संधि कहते हैं। तो आश्लेषा एक संधि हुई और एक ज्येष्ठा संधि हुई, तीसरा रेवती संधि हुई। ये नक्षत्र गंडांत भी कहे जाते हैं। और इसी को दूसरी दृष्टि से देखें तो जहां जिससे संधि हो रही है, 2 की संधि होगी, संधि एक से तो होती नहीं, तो दूसरे नक्षत्र को भी जोड़ें तो आश्लेषा से जुड़ता है मघा, और ज्येष्ठा से फिर आगे बढ़ेंगे तो अगला नक्षत्र मूल, और रेवती जहां संधि हो रही है इसको जोड़ेंगे तो अश्विनी। ये कुल 6 नक्षत्र हो गए। ये जो 6 नक्षत्र हैं, इन 6 नक्षत्रों को हमारे यहाँ मूल की संज्ञा दी गई। मूल नक्षत्र इसी को कहा जाता है। ये सब नक्षत्र गंडांत हैं लेकिन इनको मूल भी कहते हैं। जैसे नक्षत्र संधि होती है वैसे दिन और रात्र की भी संधि होती है, वैसे तिथियों की भी संधि होती है, वैसे लग्नों की भी संधि होती है। तो ये जो संधि होती है इनको गंड कहते हैं। और इन संधि बेला में जो जातक जन्म लेते हैं उनके जीवन को बड़ा संकट बना रहता है, किसी न किसी प्रकार की कठिनाई अवश्य बन जाती है। तो अब देखें, मूल में जो अभूक्त मूल है वह तो ज्येष्ठान्ते घटिका चैका मूलादौ घटिका द्वयम अभूक्त मूल मित्याहु जातम सत्र विवर्जयेत कहा गया है। माने ज्येष्ठान्ते घटिका चैका, ज्येष्ठा के अंत की एक घटी, मूलादौ घटिका द्वयम, मूल के आदि की 2 घटी। ये संधि ही है। ज्येष्ठा का बिल्कुल अंत हो रहा है और मूल का आरंभ हो रहा है, इसको अभूक्त मूल कहा। माने यह मूल भुक्त नहीं है, ये अभूक्त है। भुक्त जो मूल हो रहे हैं वो तो शांति आदि करने से निश्चित ही समन को प्राप्त होते हैं, पर अभूक्त मूल तो कुछ न कुछ अपना भोग पूर्ण कर लेता है, किसी न किसी प्रकार की हानि करता है। इसलिए जिनका अभूक्त में जन्म होता, अभूक्त मूल में, उन जातकों को उनके परिवार में किसी न किसी प्रकार की कठिनाइयां अवश्य होती हैं। प्राचीन कुछ आचार्यों ने तो कह दिया जातम तत्र विवर्जयेत, बच्चे को ही कहीं दूसरे को दे देना चाहिए तब तक जब तक कि उसका समन न हो जाए। माता को, पिता को तत्काल बच्चे का मुख नहीं देखना चाहिए जब तक शांति न कर ले। ये प्राचीन काल की बातें थी, पर आज तो जब तक इसकी शांति न कर ली जाए तब तक ऐसा करना उचित नहीं मानते, ये अनुचित है। शांति करनी आवश्यक है। अच्छा, जैसे ये एक प्रकार से गंडांत दोष हुआ, मूल दोष हुआ, वैसे कुछ प्रसंगात ये भी जानना चाहिए कि तिथियों के भी गंड होते हैं। तिथि गंड कब होता है तो कहा नंदा तिथि नामादौ पूर्णामांच तथांति में। नंदा तिथि का जहां आदि होता है और पूर्ण तिथि अंत हो रही है, पूर्णा तिथि, तो आदि तिथि है नंदा कहेंगे जैसे प्रतिपदा है, और पूर्णा तिथि है पूर्णिमा या अमावस्या। तो अमावस्या का अंत या पूर्णिमा का अंत और प्रतिपदा का आरंभ। ऐसे पूर्णा का अंत है तो पंचमी भी पूर्णा तिथि है, पंचमी का अंत और षष्ठी नंदा का आरंभ। ऐसे फिर दसवीं तिथि पूर्णा है और एकादशी नंदा है, तो दसवीं और एकादशी के मध्य ये 3 ऐसे तिथि गंड होते हैं। इसमें भी अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो घटिकई का एक एक घटी पर्यंत अगर एक घटी के अंदर का है तो वह भी एक प्रकार से त्याज्य है, इसको तिथि गंड कहा जाता है। इसमें जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे भी संकट आ जाता है। और लग्न का भी गंड होता है, तो लग्न का कहाँ होगा तो जैसे नक्षत्र का ये गंड कह रहे थे, नक्षत्र गंड होते हैं राशि गंड, वैसे राशि गंड तो ये कहाँ कहाँ होगा
तो मीन वृश्चिक कर्कांते, मीन के अंत में, वृश्चिक के अंत में और कर्क के अंत में, इन तीनों लग्नों के अंत में कितना का घटिकार्धम, घटिकार्धम परित्यजेत, आदि घटी तक एक तिथि जैसे गंड और जैसे नक्षत्र गंड, वैसे यह कहेंगे कि लग्न गंड भी होता है। जैसे दिन समाप्त हो रहा हो, रात्रि का आरंभ हो रहा हो, तो दिन और रात्रि की संध्या होती है, ऐसे ही सूर्योदय के बिल्कुल काल में रात्रि जा रही है और सूर्य निकल रहा है, सूर्योदय हो रहा है। यह एक प्रकार की संधि वेला, ऋक्ष वेला है। इस संधि में जब किसी भी बच्चे का होता है, जन्म होता है, तो कहा कि बच्चे को बहुत कठिनाई आती है। पहले तो वो जीवित नहीं रहता, यदि किसी कारण से जीवित रह भी जाए तो वह उपाय आदि से अगर जीवित हो तो उसको राज सुख प्राप्त होता है। एक प्रश्न और है कि जातक और जातिका, तो जो बालक यदि जन्म हो रहा है तो पहला अगर वह प्रथम चरण में है, नाक्षत्रम मातरम हंति किसिजम पितरम तथा, अगर नक्षत्र गंड है और उसमें जन्म हुआ है तो मातरम हंति, माता के लिए कष्टकारी होगा। और यदि तिथि जो है, तिथि गंड है तो वह पिता के लिए होगा। लग्नोत्थम जातकम, अगर लग्न की संधि है, लग्न संधि में जन्म हो रहा है और सब लग्न नहीं, वही कर्क, अली और मीन, इनके संधि में अगर बच्चे का जन्म हो रहा है तो उस बच्चे को ही कष्ट होगा। एक और दूसरी बात कही कि दिन और रात्रि के संधि में अगर जन्म हो जाए तब क्या होगा, तो कहा दिवाजम पितरम हंति, दिन से रात्रि की संधि हो रही हो तो पिता को कष्ट होगा। और रात्रिजम मातरम तथा, रात्रि की समाप्ति, दिन आरंभ हो रहा हो तो माता के लिए। और संध्योर, अगर दोनों संध्या में किसी भी संध्या के काल में जन्म हुआ हो तो वह बालक के लिए ही, जो उत्पन्न होने वाला बालक है, उसको कष्ट होगा। अब एक बात और कही कि यह एक बात और कही गई है कि यदि मूलादि नक्षत्रों में जन्म हो जाए तब क्या होगा, तो ये तो कह दिया कि मूलाद्य पादजम हंति पितरम च द्वितीयजम मातरम, और तृतीय जातक के लिए चतुर्थ शुभ हो जाता है, यह बात कही गई है। मूलाद्य पाद जो हंति पितरम, मूल के पहले चरण में पिता की मृत्यु होगी। द्वितीय चरण यदि है तो द्वितीय चरण में माता के लिए, तृतीय चरण जातक के लिए, चतुर्थ शुभ हो जाएगा। लेकिन यह बात, ये बात केवल मूल माने जो मूल नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में, और जो मूल अश्विनी और मघा, क्या है कि अश्विनी मघ मूलादो त्रिवेदनो नाडिका, अश्विनी मघ, मघा और मूल, तो इनमें ये फल कहा। और यदि इसके विपरीत है, हाँ, ये फल जो कहा गया, ये आश्लेषा, ज्येष्ठा और साथ में रेवती। अब रेवती नक्षत्र का चौथा चरण अंतिम भाग, ज्येष्ठा का अंतिम भाग और आश्लेषा का अंतिम भाग, ये तो शुभत नहीं बल्कि अशुभ हो जाता है। इसलिए इनकी, इन तीनों के लिए उल्टा हो गया। जैसे अगर इनमें जन्म हुआ तो चौथे में पिता के लिए, और तीसरे में माता के लिए, दूसरे में जातक के लिए पहला शुभ हो जाएगा। लेकिन इसका विपरीत फल होता है जब हम अश्विनी मघ मूलादों में करते हैं। ये बात जातक के लिए घटित होगी। लेकिन अगर कोई जातिका जन्म ले रही है, कन्या, तो कन्या के लिए एक दूसरा वचन प्राप्त होता है ज्योतिष के ग्रंथों में। कहा कि अगर मूल नक्षत्र में पैदा हुई
तो वह अपने घर परिवार में पिता माता के लिए घातक नहीं है। मूलजा ससुरम हंति, मूलजा मूल नक्षत्र की उत्पन्न कन्या वो ससुरम हंति अपने ससुर को नष्ट करती है। और ब्यालजा च तदंगनाम, अगर श्लेषा में जन्म हुआ है तो वह तदंगनाम वो पति के लिए घातक होगी। और विशाखजा देवरहनी, अगर विशाखा में उत्पन्न हुई है तो देवर को नष्ट करेगी। विशाखा नक्षत्र को भी यहाँ सभी आचार्यों ने ग्रहण किया, यद्यपि ये नक्षत्र गंडांत में नहीं है, पर विशाखा देवर के लिए कष्टकारी होता है, ऐसा शास्त्रों में ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में प्राप्त होता है। और कहा कि अगर ज्येष्ठा में उत्पन्न हो गई कन्या तब क्या होगा, तो ज्येष्ठ जा ज्येष्ठ नाशका, ज्येष्ठा में उत्पन्न हुई तो अपने जेठ को नष्ट करेगी। इसीलिए किसी भी बच्चे का अगर मूलादि नक्षत्रों में जन्म होता है तो मूल की शांति अवश्य कर लेनी चाहिए। तो यहाँ जो आचार्य वराह मिहिर ने कह दिया कि ये शशि भवन भवनानि झसांत वृक्ष संधि, शशि भवन माने कर्कम और अली वृश्चिक, झस माने मीन, ये क्या है, तो कहा कि इनसे ये वृक्ष की संधि है, नक्षत्रों की संधि करते हैं, इसी से हम मूल आदि नक्षत्रों को जानते हैं। और ये 6 नक्षत्र मूल के हैं, इनमें जन्म लेने वाले बच्चों की शांति अवश्य करनी चाहिए। ये प्रकारांतर से आचार्य वराह मिहिर ने इसी श्लोक में संकेत कर दिया। ये 7वां श्लोक पूर्ण हुआ और 8वां श्लोक तो वही है जिसको अभी आरंभ में ही बता दिया कि कौरपजूक ले जानने के लिए हमको ग्रीक राशियों को जानना आवश्यक है। और आचार्य वराह मिहिर अपने प्राय सभी ग्रंथों में इन राशियों का यत्र तत्र कहीं न कहीं संकेत अवश्य करते हैं, उसको उसी रूप में राशि का नाम लेते हैं। इन राशियों का जो 8वां श्लोक है एक बार और ध्यान दे दें और इसको कह करके आज 8 श्लोक पर पाठ समाप्त करेंगे, क्योंकि समय अब लगभग होने वाला है। तो ये 12 राशि जो मेषादि राशियां हैं, जिनका नाम ग्रीक नाम है क्रियतावोरि जितुम कुलीर लेय पाथोन जूकोर व्याख्या तौक्षिक आपो केरो हृदरोग शांत्यभस्येत्थम। क्रिय मेष राशि, तावोर वृष राशि, जितुम मिथुन राशि, कुलीर कर्क राशि, लेय सिंह राशि, पाथोन कन्या राशि, जूक तुला राशि, कौर्ग वृश्चिक राशि, तौक्षिक धनु राशि, आकोकीर मकर राशि, हृदरोग कुंभ राशि और अंत्यभ कहते हैं मीन राशि को। ये यहाँ तक 12 राशियों का नाम ग्रीक भाषा में जो नाम प्रचलित थे, ये नाम अवश्य ही वहाँ की भाषा में जो स्वरूप वराह मिहिर ने कहा है वही स्वरूप यूनानी भी मानते रहे। पर अन्य देशों में राशियों का जो नामकरण किया गया, जैसे चीन आदि में तो मूसक आदि भी राशियों का नाम रखा गया, उनकी राशियां बिल्कुल भिन्न हैं। कुछ राशियां हमारे भारतीयों से मिलती हैं और शेष तो अंतर रखती हैं। इसलिए सभी देशों में जो प्रचलित राशियों के नाम हैं उसको जानना आवश्यक है। इसलिए आचार्य वराह मिहिर ने इन राशियों को यहाँ बताया। और ये ग्रीक राशियां हैं, इनको जानना भी आवश्यक है, क्योंकि ज्योतिष ग्रंथों में यत्र तत्र इनका उल्लेख सर्वत्र मिलता है। अब आगे जो ग्रहों के षड्वर्ग की संज्ञा दी गई है, वो जो 9वें श्लोक से प्रारंभ है, 9वें में है, उसको कल से फिर पाठ आरंभ करेंगे। आज 8 श्लोक पूर्ण हुए और अगर गति अब आगे ऐसे ही, चूंकि अब गति बन गई है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि 4-5 श्लोक कम से कम नित्य होते रहेंगे, तो ग्रंथ जल्दी पूर्ण होगा और ठीक ठीक समझ में भी आएगा। कहीं किसी को कठिनाई हो तो लिख करके आप प्रश्न रख सकते हैं, कहीं कोई भ्रमात्मक बात हो तब भी अवश्य लिखें, ताकि आगे उसका समाधान होता रहे और ठीक ढंग से ग्रंथ समझ में भी आ जाए। कल हम लोग षड्वर्ग पर